Well, so today we will start off with surface tension. लेकिन ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? Why? You need to understand because not only obviously you know the science is mostly logical in physics. ठीक है? फिजिक्स में हम लोग जो भी पढ़ते हैं सारा लॉजिकल साइंस है, जो रूल्स नेचर फॉलो करता है वो लॉजिक हम लोग समझ के वो लर्न करते हैं, रूल को सीखते हैं। लेकिन वो जो रूल हम लोग सीख रहे हैं फिजिक्स में, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ फिजिक्स में ही अप्लाई है। ऑफ कोर्स वो दूसरा सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस में भी अप्लाई होता है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में ही फिजिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करके हम लोग एक्सप्लेनेशन निकालने का कोशिश करते हैं। सो यू कैन से फिजिक्स इज लाइक अ बेसिक साइंस। लेकिन ये जो टॉपिक है सरफेस टेंशन, ये इसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन प्राइमरीली सरफेस पे होता है, उसके बाद वो बॉडी के अंदर जाता है। राइट, सो सरफेस टेंशन इज अ फेनोमेना जो बहुत सारा सिचुएशन में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कैसा? व्हाट आर द सिचुएशंस? कैसा, किस टाइप ऑफ सिचुएशन? you know, this is a very peculiar thing, you can do it at home. एक छोटा सा मांग लो, ठीक है, उसमें थोड़ा पानी ले लो, राइट? एक छोटा सा रुमाल लो, कॉटन का रुमाल, ऑब्वियसली सब लोगों के घर में है। वो रुमाल का एक साइड इधर डाल दो, इसके अंदर डाल के दूसरा साइड ऐसे बाहर ऐसे हैंग कर दो। तुम देखोगे थोड़ी देर बाद ये साइड भी दिख जाएगा। इसको छोड़ दिए डुबोगे, लेकिन ये साइड भी देखना थोड़ी देर बाद थोड़ा सा दिख जाएगा। हाँ, ना चेंज करना। It is because of the surface tension. Surface tension is जो की है, the water gets soaked into the capillaries of the threads. उनका threads का जो capillaries है उसके अंदर घुस जाता है और इसी के कारण क्या होता है, वो पूरी चीज को भिगो देता है। And the beauty is, अगर तुम पहले से ही इसको पूरा भिगा के एक पोर्शन तुम दूसरा एक कंटेनर के अंदर रखोगे और इसको थोड़ा हायर लेवल पे रखोगे, you'll see after some time इसमें पानी भर जाएगा और इसमें पानी ज्यादा होगा। ठीक है, this just one effect. You know, इतना जो लंबा ट्रीज होता है उसका रूट्स से उसका लीव्स तक पानी कैसे पहुंचता है? कैसे? सरफेस टेंशन से पानी पहुंचता है। पढ़े हैं ना बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में फ्लोएम और जाइलम पहुंचाता है ना। फ्लोएम और जाइलम पहुंचाता कैसे है? कोई ऊपर से पंप करता है क्या पानी को? पंप नहीं करता है। इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ये छोटा सा रुमाल के लिए बोले ना, अगर तुम एक बड़ा सा साड़ी लोगे तो साड़ी बहुत लंबा होता है, राइट? तो उसको मान लो सेकंड फ्लोर से अगर तुम नीचे हैंग कर दोगे, एकदम नीचे तक पहुंच रहा है, वहां पर एक छोटा सा मग रख के वो साड़ी का एक एंड वो पानी के अंदर छोड़ दो, तुम देखना थोड़ी देर आधा एक घंटा बाद पूरा साड़ी भीग जाएगा फिर से। So you can pull the water up to that level. Not only this level, in very tall trees, they can pull the water up to some few meters of height. From 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 meters of height तक वाटर को वो pull करके लेके जा सकता है against gravity, against gravitational force. ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये बड़ा मतलब पाइप में से ऊपर ऐसे चढ़ नहीं सकता है। अगर ऐसे हो पाता तो हम लोग को पंप नहीं लगता, सरफेस टेंशन से ही पानी हम लोग ऊपर उठा लेते। ठीक है, ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? ये सिर्फ नैरो रीजन में होता है। क्यों होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, विल रीड। ये गया एक सिचुएशन। कभी देखा है कि जब बारिश के टाइम कोई गाड़ी आके रुकता है कहीं पर और उसमें से अगर थोड़ा सा ऑयल लीक करके अगर गिर जाता है तो गाड़ी चला जाता है तो वो ऑयल पूरा एकदम स्प्रेड कर जाता है चारों ओर। ठीक है, लेकिन अगर वही ऑयल सूखा हुआ रोड के ऊपर गिरे, मतलब ड्राई रोड के ऊपर गिरे, तो वो स्प्रेड नहीं करता। ऐसा करता है, सिर्फ जहां पर जो जगह पे गिरता है वहां पर थोड़ा सा स्प्रेड करता है। लेकिन अगर वो
भीगा हुआ रास्ता है ना तो वो पूरा स्प्रेड कर जाता है चारों ओर। नहीं, धूल की वजह से थोड़ा सा स्प्रेड करता है क्योंकि लेकिन तो हाँ वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो वाटर का सरफेस क्या करता है, सरफेस जितना एरिया रहता है वो एरिया में वो स्प्रेड होता है। ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं वो पानी के ऊपर से चल सकते हैं, मतलब पानी में डूबते ही नहीं है। You know why? There are some spiders, कुछ स्पाइडर होते हैं जो कि पानी के सरफेस के ऊपर से सिर्फ वॉक करके चला जा सकता है। जो आपके को भी हाँ, सॉलिड जो है सरफेस टेंशन है थिक ओवर ऑफ वेट था। ठीक है, now let us understand what is surface tension. Surface tension क्या होता है समझते हैं। Surface tension is a surface phenomenon. Surface phenomenon का मतलब सिर्फ लिक्विड का सरफेस में ही एक्ट करता है, लिक्विड का बॉडी के अंदर वो एक्ट। राइट दिस टर्म surface tension is a surface phenomenon. Surface tension is a surface phenomenon that acts only at the surface of a liquid. That acts only at the surface of a liquid. That acts only at the surface of a liquid. ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं इसको हम लोग सरफेस टेंशन क्यों बोलते हैं, सरफेस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। जब एक पत्थर को पानी में ऐसे छोड़ते हैं तो डूब जाता है, लेकिन सर अभी हम लोग लेकिन सर लोग फ्लैट पत्थर को लेके इसको इंक्लाइन भाग रहे थे फेंकते हैं तब वो सर पानी पे हाँ राइट, ये इसमें क्या होता है, इसमें सरफेस टेंशन एक्चुअली बहुत ज्यादा काम का नहीं होता है, लेकिन सरफेस टेंशन के कारण ही वाटर उसको रेजिस्ट कर पाता है। एक्चुअली सरफेस टेंशन के कारण ही वाटर रेजिस्ट कर पाता है, लेकिन जब ऐसे पत्थर हम लोग फेंकते हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ द बॉइंट फोर्स एक्चुअली। क्योंकि वो पत्थर जो है वो थोड़ा सा पानी को डिस्टर्ब करते करते जाता है। ठीक है, तो डिस्टर्ब करते करते जाता है मतलब बॉइंट फोर्स उसको धकेलता है ऊपर, मतलब वो गिरता है पानी के ऊपर लेकिन बॉइंट फोर्स के ऊपर, बॉइंट फोर्स के लिए वो धकेलता है। अब बॉइंट फोर्स सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए जितना फ्लैट पत्थर होगा बॉइंट फोर्स उतना ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, वो उतना दूर तक पत्थर के पानी के ऊपर चलते 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 जाएगा। सर लेकिन अभी ऊपर से तब का हां तब गिरेगा, तब तो पानी के अंदर चला जाएगा। राइट, तब सर टू की से इधर जाता है बिकॉज़ तब नहीं तब तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का कोई स्पीड नहीं है ना, उसका सारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वो मोमेंटम के कारण पानी को पेनिट्रेट करके नीचे चला जाता है। ठीक है, I don't know if you any of you have done ever or not. Have you seen a date plant? Date plant देखा है, खजूर का गाछ, date plants देखा है। तो उसका जो लीव्स होता है ना, उसमें स्पाइकी लीव्स होता है, स्पाइक्स एंड में एक्चुअली हाँ राइट, वो एंड में एक्चुअली उसका स्पाइन रहता है, वो बहुत शार्प होता है। तो वो लीव्स है, वो लीव्स को अगर हम लोग एंड में से काट देते हैं और वो लीफ का पीछे अगर कोई भी एल्कलाइन चीज डाल देते हैं जैसे सोप या शैम्पू या टूथपेस्ट, अगर उसका एंड में डाल के उसको पानी के ऊपर धीरे से रख देंगे ना तो एकदम बोट के जैसे चलते रहेगा। हां सर देखे कहाँ पर देख रहे हैं? रील में वो हम लोग बचपन में गांव में बनाए हैं। ठीक है, जब वो गांव के प्लेसेस में जाते थे तो वहां पर पॉन्ड होता था, पॉन्ड के पास वैसा होता था, तो हम लोग देखते थे वो लोग क्या करता था, वो डेट प्लांट्स का लीव्स को काटता था, काट के वहां पर कैक्टस होता था, कैक्टस को तोड़ता था और उसमें से एक वो निकलता है, फ्लूइड निकलता है व्हाइट कलर का, तो वो फ्लूइड उसके ऊपर डाल के वो लोग पॉन्ड में छोड़ देते थे और खेलते थे ऐसे। ठीक है, तो वो हम देख के बहुत मजा आता था। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, वो उसको उसमें शैम्पू डाल दिया एंड में, शैम्पू डाल के छोड़े तब भी देखे एक चीज हो रहा है। Why does this happen? This is because of the difference in surface tension. मतलब जहां पर वो शैम्पू रहता है वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को घटा देता है, और ऑपोजिट साइड में जहां पर वाटर है वहां पर सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। उसके कारण क्या होता है, एक्सपीरियंसेस अ फॉरवर्ड डायरेक्शन पुल, और उसी के लिए वो सामने वाला डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, हाँ डेट प्लांट्स और यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन थोड़ा विलेज साइड में जाओगे तो वहां पर देखने को मिलेगा।
anyhow leave it. So ये सारा प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, सरफेस टेंशन फेनोमेनन के ऊपर। अब फर्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन क्यों होता है, व्हाई? बिकॉज अगर व्हाई नहीं समझेंगे तो फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। सरफेस टेंशन इसलिए होता है बिकॉज लिक्विड का सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, those molecules are very closely attracted towards each other, ठीक है? कैसे? मान लो एक लिक्विड सरफेस है, उसको हम लोग बहुत मैग्नीफाई कर दिया है कि हम लोग मॉलिक्यूल तक देख पाए। तो इसका लिक्विड सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो ऐसे चिपक के रहता है एक दूसरे के साथ, लेकिन अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर उधर। कैसे? व्हाई? अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है उसका चारों ओर लिक्विड का ही मॉलिक्यूल्स है ना, तो सारा लिक्विड मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स। क्या फोर्स? What is meant by cohesive force? Cohesive force is the force of attraction between similar type of molecule. वाटर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है cohesive force, ठीक है? ऑयल के ऊपर जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, that is cohesive force. And this is the reason why liquids have their own size. They don't have their own shape, right? They take the shape of the container. लेकिन अपना साइज तो होता है ना, क्यों होता है? Because of the strong cohesive force. अगर ये होता नहीं तो लिक्विड्स भी गैसेस की तरह उड़ जाते रखने से, समझ में? तो जो जितना जल्दी स्प्रेड हो जाता है, जैसे स्प्रे वो लोग इंजेक्शन लगाने से पहले लगाते हैं ना, क्या करते हैं? थोड़ा सा हाँ अल्कोहल जैसा, राइट? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रेक्टिफाइड स्प्रे। तो वो रेक्टिफाइड स्प्रे हाथ में लगाते हैं, ठंडा हो जाता है, क्यों? बिकॉज वो इवेपोरेट कर जाता है जल्दी से। उसको अगर ओपन रख देंगे ना कहीं पर, 2 घंटे बाद आएंगे तो देखेंगे कुछ नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्सेस बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी मिलने से इसका मॉलिक्यूल्स बाहर एयर में उड़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो ये एक मॉलिक्यूल पर चारों ओर से फोर्स एक्ट कर रहा है, सो इसका तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? 0, इसलिए वो कंटीन्यूअसली सब डायरेक्शन में मूव कर पाता है। लेकिन वैसा ही मॉलिक्यूल अगर हम लोग सरफेस पे लेंगे उस पे क्या होगा? उस पे साइड में और नीचे का डायरेक्शन में ऊपर नहीं होगा, because ऊपर तो molecules नहीं है ना। So all the molecules at the surface of a liquid, they feel a force towards the bulk. Bulk की तरफ एक force experience करता है, मतलब towards the center of the masses. तो उससे क्या होता है? They come closer to each other and the space between them decreases. That's why the surface takes up a minimum possible area. ठीक है? कैसे? थोड़ा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आके सोचेंगे, एवरीडे लाइफ में ये होता है। कहाँ पर होता है? जब हम लोग नींद से उठते हैं बिस्तर से, तो क्या बिस्तर एकदम परफेक्ट रहता है? क्या होता है? बेडशीट इधर उधर क्रम्बल हो जाता है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कहीं पर स्ट्रेच हो जाता है, ऐसा रहता है। तो हम लोग सुबह उठ के बेड ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, मम्मी से डांट सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा बात हो गया, मम्मी से डांट सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद कुछ करते तो है ना। कैसे ठीक करते हैं? साइड से पुल करते हैं उसे, राइट? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड डज। वो ऑलवेज अपना सरफेस को साइड से पुल करके रखते हैं, दैट इज व्हाई दे टेक अप अ इवन सरफेस। इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तुम जब पानी डालते हो एक ग्लास में, पहले सरफेस डिस्टर्ब रहता है, लेकिन जैसे ही पानी डालना खत्म हो जाता है वो अपना एक प्रॉपर प्लेन सरफेस बना देता है। इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। और इसी रीजन के लिए हम लोग उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। जब हम लोग बेडशीट को चारों ओर से खींचते हैं, वी आर पुलिंग अप अ टेंशन ना, टेंशन ऑन द सरफेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। समझ में आया? सारा मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के राइट, एक दूसरे को पकड़ के रखने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दे आर वेरी स्क्वीज्ड अप टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सरफेस टेंशन। एग्जैक्टली लाइक स्ट्रेच्ड रबर बैंड। जैसे बलून हम लोग ब्लो करते हैं, तो वो बलून क्यों ऐसे ब्लो होता है? तो एक शेप बनाता है ना, एक गोल राउंड टाइप ऑफ शेप बनाता है। क्यों राउंड टाइप ऑफ शेप बनाता है? वो ऐसे स्टारी शेप भी बना सकता था ना, तो राउंड ही क्यों बनाता है? नहीं, टू हैव द मिनिमम सरफेस। कोई भी जगह में अगर हम लोग ऐसे अंडुलेशंस बनाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, अगर उसको स्ट्रेट कर देंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। So the surface tension will always want to reduce the surface area as much as possible. ठीक है?
बहुत दो पेज का पेन चाहिए नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया सब लोगों को सरफेस टेंशन क्या होता है? अच्छा, अब फर्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन जो फोर्स अप्लाई करता है दैट इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो एक छोटा सा चीज पहले लिख लो, सरफेस टेंशन इज अ सरफेस प्रॉपर्टी, ये तो लिख लिया हम लोगों ने। राइट दिस डाउन, the molecules at the surface of a liquid, the molecules at the surface of a liquid always experience a resultant force towards the bulk of the liquid, towards the bulk of the liquid, experience a resultant force towards the bulk of the liquid. Bulk of the liquid. This is why the molecules at the surface stay in very close contact with each other, stay in very close contact with each other, and always try to even out the surface. Stay in very close contact with each other and always, क्या बोला मैंने? Try to even out the surface. Try to even out the surface. Even out the surface. ठीक है? And this is the reason behind surface tension. And this is the reason behind surface tension. Reason behind surface tension. Okay? Now, force due to surface tension. Force due to surface tension is given by F equal to S into L. What is S? S is surface tension. L area है. Change in area. L is length, simply a length. ठीक है? अब ये L क्या लेंथ है? कौन सा लेंथ? क्या? अब क्रॉस सेक्शन का थोड़ा ना लेंथ होता है. क्रॉस सेक्शन का तो एरिया होता है, लेंथ तो नहीं होता है. So surface tension is defined as force per unit length. S is equal to F by L. फिर भी कंफ्यूजन ये है कि लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है. This length is any imaginary length on its surface. मतलब उसका सरफेस में कोई भी इमेजिनरी लेंथ ले सकते हैं. जैसे मान लो एक मैथ स्टिक मतलब देशलाई करती है मैथ स्टिक. If I take a match stick and drop it on the surface of water, वो सिंक कर जाता है क्या? नहीं, फ्लोट करता है, राइट? तो वो अगर एक मान लो इमेजिनरी लाइन है on the surface of water, तो वो surface of water से ये जो forces है ना, this forces they act perpendicular to this length. ये length जो है imaginary length, वो length से perpendicular act करता है, ठीक है? So these are the direction of the forces and it depends upon the length of the matchstick. तो अगर मैचस्टिक नहीं होके मान लो सिंपली एक ग्लास में वाटर रखा हुआ है, तो वो जो वाटर जो ग्लास के साथ कांटेक्ट में जो लेंथ पे है, दैट इज द सर्कमफरेंशियल लेंथ, दैट विल बी टेकन एज द लेंथ फॉर कैलकुलेटिंग द सरफेस टेंशन. सो इट इज जनरली अ कांटेक्ट लेंथ बिटवीन अ सॉलिड एंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है, सो राइट दिस डाउन. Force due to surface tension, F is equal to S into L, where S is the surface tension and L is any length on surface of liquid. Length on the surface of liquid. लिखा है? देखो सर, just write this down. In general, this is the length along which the surface of liquid is in contact with the solid.
length along which the surface of liquid is in contact with the solid. With the solid. The surface of liquid is in contact with the solid. Surface of liquid is in contact with the what? Solid. Is that clear? Clear to all of you? हाँ? अच्छा, अब surface tension का दो बहुत important application है और सिर्फ यही है ये प्रोजेक्ट में। एक है formation of bubbles and एक है the capillary lines जो एकदम पहले हम लोग एग्जांपल दिए। ये thin channels में से जैसे वाटर का xylem में से जो पानी नीचे से ऊपर तक होता है, xylem ही उठाता है ना सर, phloem तो वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। सो ये xylem ये राइज ऑफ वाटर जो करवाता है, इसका हम लोग नाम देते हैं कैपिलरी राइज। व्हाट इज कैपिलरी? कोई भी थिन ट्यूब को हम लोग कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है। कभी ये देखा है जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम लोग स्ट्रॉ से, कोई स्ट्रॉ से अगर कोल्ड ड्रिंक पीता है तो कोल्ड ड्रिंक पी लेने के बाद तुम छोड़ देते हो कोल्ड ड्रिंक को, तो वो स्ट्रॉ के अंदर पानी नीचे उतरता है, लेकिन जहां पर वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक का लेवल होता है उससे थोड़ा अपर लेवल तक वो वाटर रहता है। Have anyone noticed this? It is because of the surface tension. Surface tension के कारण वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, ठीक है? अगर तुम ज्यादा थिन स्ट्रॉ लोगी तो देखो ना उसमें और भी ज्यादा हाइट है वो कहने का। It is because of the surface tension. Anyhow, old प्लास्टिक में रहता है या पेपर में? हाँ सब में नहीं होता, पेपर वाले में और भी अच्छा होता है। अच्छा आर्किटेक्ट तो वो देखा है लोग, ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट बट फिर भी आई एम आस्किंग, वो लैम्प जो केरोसिन से ग्लो करता है, तो वो लैम्प कैसे जलाते हैं मालूम है? एक केरोसिन का कंटेनर रहता है और हाँ उसमें एक रस्सी रहता है, तो रस्सी क्या करता है सरफेस टेंशन से पुल करता है और वो केरोसिन वहां पर बर्न करता है। Clear? So that is also use of surface tension. So we'll be doing these two things, the soap bubble and the अच्छा soap bubble इतना ही तो प्लीज कर। सबसे मजेदार चीज ये है, वो मेला में देखा है ना, वो सोप का बबल छोड़ते हैं ऐसे, राइट? वो ऐसे चलते उड़ते आता है। कभी उन लोग उसको फोड़ने का कोशिश किया है? बहुत हम तो अभी भी करते हैं, जब भी जाते हैं वो बनाते हैं हम फोड़ते हैं, ठीक है? But have you tried forming those bubbles? हाँ, वो छोटा सा रिंग लेके, एक छोटा सा कोई भी रिंग बना के उसको शैम्पू या सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल के ब्लो करोगी तो उसमें से बबल निकलेगा, और वो सोप सॉल्यूशन जितना कड़ा हो मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा ना, वो बबल उतना बड़ा होगा विदाउट गेटिंग बस्ट, ठीक है? कभी ऐसा बड़ा बबल बनाने का कोशिश किया है, राइट? किया है। आस्ते करे बोल रहे देख पे जो छोटा बबल्स होता है ना, वो बहुत उसका शेप चेंज नहीं करता है, एकदम फिक्स शेप रहता है। लेकिन अगर बबल थोड़ा बड़ा बन जाता है ना, तो हवा में ऐसे शेप चेंज करते जाता है। हाँ, तो मुझे ये कंसेप्ट से सिर्फ एक सिंपल चीज बता सकते हो कि कौन सा बबल में अंदर प्रेशर ज्यादा है? हाँ, क्योंकि वो शेप नहीं चेंज कर रहा है, एकदम फिक्स रिजिड होकर रखा है। लेकिन बड़ा वाला बबल में अंदर थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, इसीलिए वो शेप ऐसे चेंज करते जाता है। वो बड़ा वाला बबल जो होता है ना, वो तुम हाथ के ऊपर ऐसे ले भी सकते हो, बस्ट नहीं करता है, थोड़ी देर बाद बस्ट करता है। और स्पेशली अगर तुम थोड़ा सा वेट हैंड होगा ना, तो वो रहेगा भी, बस्ट भी नहीं करेगा, तुम्हारे हाथ के ऊपर थोड़ा देर रह भी जाएगा, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? छोटा वाला बबल में प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, बड़ा बबल में प्रेशर कम क्यों होता है? ज्यादा क्यों? हाँ ठीक है, वो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन की वजह से है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि छोटा वाला क्यों टाइट रहता है, बड़ा वाला क्यों लूज रहता है? আর উপরে বড়গুলো দূরে আছে বলে কম অ্যাট্রাকশন হবে, তাই তো? আরে এই অ্যাট্রাকশনটা তো সারফেস মলিকিউলগুলোর উপর, তারা তো সবসময় কাছাকাছি আছে, তাদেরকে তো আমি দূরে পড়তে পারছি। अच्छा देखा जाए क्या है, let's see. So give there any excess pressure inside a soap bubble. Excess pressure inside a bubble लिखते हैं, soap bubble लिखता है।
inside a bubble रहता है, excess pressure inside a bubble. अच्छा এবারে say this is a bubble, ठीक है, ये एक bubble है, right? So what we try to do is we try to do what? Whenever we try to go for judging the shape formation of any object, we try to judge the equilibrium of any part of it with respect to the other part. तो मान लो ये स्फीयर को हम लोग बीच में से काट लेते हैं, ठीक है, मैंने फिजिकली काटने से तो बस्ट हो जाएगा नहीं, दो सरफेस मतलब हम लोग इमेजिनरी इसको काट रहे हैं और सिर्फ एक पार्ट का हम लोग इक्विलिब्रियम ट्रीट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह এই যে সারফেসটা আছে ধর আমি উপরের পার্টটা কনসিডার করছি, তাহলে এটা এরকম গোল হয়ে আছে কেন? এখান থেকে পড়ে যেতে পারতো নিচে গ্র্যাভিটি। না না আমি বলছি যে এই যে বাবলের মাথাটা একটু গোল হয় তো, এটা তো বাবল, তো বাবলটা এরকম গোল না হয়ে এরকম হতে পারতো। গ্র্যাভিটির জন্য উপরের সারফেসটা এরকম নিচে পড়ে গেছে, ঝুলে গেছে। তারপরে যে এরকম ঝুলে যাবে ওরা আবার নিজেদের একে অপরকে টানবে, টেনে বড় করে দেওয়ার, মানে গোল করে দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাই তো? Why? The reason is the molecules of air present inside it, they are in a random motion. Yes. And this envelope of soap film that is trying to capture those molecules, so those molecules will try to escape, so they will exert some external outward pressure. That is what we call excess pressure inside a soap bubble. This is why it creates the bubble. माने ये जो प्रेशर है गैस का ये चारों ओर ऐसे एक्ट करता है, तो वो अंदर वाला प्रेशर एक्ट करता है इसलिए वो इन्फ्लेटेड रहता है, नहीं तो डिफ्लेटेड बलून जैसा एक्ट करता है, समझ में? अब देखो एक इनवर्ड प्रेशर है जो उसको टांग के रख रहा है बाहर की तरफ, और एक है ये एंड में सरफेस टेंशन का फोर्स जो ये फोर्स को बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई द मॉलिक्यूल द बबल गेट्स इट्स शेप। मतलब अगर सिर्फ एक ही फोर्स होता तो बबल तो बस्ट कर जाता ना, ऐसे एक्सपैंड करते 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 दम। अगर कोई बबल और नॉर्मल टेंपरेचर में रखें बाद में थोड़ी देर बाद वो बस्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली बस्ट क्यों होता है उसका एक रीजन है, बबल जब फॉर्म होता है ना उसका सरफेस पे यूनिफॉर्मली सोप रहता है, उसके बाद क्या होता है सोप मॉलिक्यूल्स जो होता है वो थोड़ा भारी होता है ना, तो वो क्या करता है ऊपर से ग्रेजुअली नीचे की तरफ जमा हो जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ जमा होने लगता है, तो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो थिन होते जाता है, तो थिन होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो और प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाता है, बस লিকুইড মলিকিউলস গুলো মানে সোপ মলিকিউলস গুলো গ্র্যাভিটির জন্য নিচের দিকে চলে আসে, সেজন্য একটা পয়েন্টে থিন হয়ে যায়, থিন হয়ে গিয়ে বাস্ট করে যায়। अच्छा नाउ लेट्स कम बैक। अब मुझे बताओ ये फोर्सेस का इक्विलिब्रियम अगर हम लोग ट्रीट करेंगे, एक प्रेशर इनसाइड जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ उसको धकेल रहा है और सरफेस टेंशन उसको पकड़ के रख रहा है, दैट इज व्हाई इट इज मेंटेनिंग द शेप। ऑलराइट, सो अगर हम लोग दो प्रेशर को इक्वेट करें, मान लो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर जो है उसको हम लोग डेल्टा पी लेंगे, ठीक है। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या? मतलब बाहर प्रेशर P0 है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर प्रेशर P1 है, तो ये P1 माइनस P0 इज द एक्सेस प्रेशर, ठीक है। डेल्टा P इज द एक्सेस प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर वाला प्रेशर कितना ज्यादा है, थोड़ा सा ही ज्यादा होता है लेकिन दैट इज एक्सेस प्रेशर। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, ये प्रेशर जो है ये पूरा सरफेस में फोर्सेस एक्ट कर रहा है ना, अप्लाई कर रहा है, सो ये सारा फोर्सेस का अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे, सो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय दिस सरफेस एरिया, सो द नेट अपवर्ड force
due to excess pressure is delta P into this area. What shape is this? ये bottom shape जो है a circle, right? Circle का एरिया क्या होता है? pi r square, right? ये फोर्स है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। और सरफेस टेंशन वाला फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं? नेट डाउनवर्ड्स फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा? S into L। एक बार L तक उल्टा हो गया, पूर्ण लेंथ का नहीं बोलता रेडियस तो देखो ना, इमेजिनरी लेंथ এই সারফেস টেনশন पर পুরো এই লেন্থ বরাবর অ্যাক্ট করছে না, সারकमफेरेंस कितना होता है वो 2 अच्छा, अब मुझे एक चीज बता सकते हो, ये जो सोप बबल है इसका कितना सरफेस है? हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? सिर्फ आउटर सरफेस, अंदर भी तो गैस है ना, तो मतलब अंदर भी एक सरफेस है, राइट? तो दो सरफेस में ही सरफेस टेंशन काम करेगा। That is why it will be, since two surfaces inside as well as outside. हाँ, ये नीचे वाला जो मार्क किया हुआ है। Now, for the bubble to maintain its shape, listen to it very carefully. For the bubble to maintain its shape, ये दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। अगर कोई ज्यादा कोई कम हो जाएगा तो वो बस्ट कर जाएगा, या तो वो बस्ट करेगा या तो वो स्लैग कर जाएगा। समझ में आया ना? So therefore, for the bubble to maintain the shape delta P into pi r square is equal to S into 4 pi r। तो देखो एक r r कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा P क्या आएगा? See, the excess pressure inside the soap bubble is inversely proportional to, मतलब रेडियस छोटा होगा तो उसके अंदर प्रेशर, this is why the smaller bubbles are tight but the bigger bubbles are a little loose. This is the reason why. ठीक है? Is that clear? अच्छा, अगर हम लोग ये बबल नहीं लेके अगर एक वाटर ड्रॉप लेते, वो भी तो सिमिलर केस है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये हॉलो है और वाटर ड्रॉप जो है वो पूरा फिल्ड है, मतलब उसका सिर्फ एक ही सरफेस होगा, ओनली राइट, उसका सिर्फ आउटर सरफेस होगा, तो उसका सरफेस टेंशन फोर्स सिर्फ S into 2 pi r, तो ये 4 नहीं आएगा उसका। समझना है? So write this down. For water drop, अच्छा for water dropping, liquid drop, कोई भी लिक्विड के लिए होगा। For liquid drop और एक सिचुएशन में भी सिंगल सरफेस होगा। कहाँ पर? अगर एक बबल पानी के नीचे से ऊपर उठ रहा है, if a bubble is coming up through the water, तो उसका आउटर तो कोई सरफेस नहीं होगा ना, सिर्फ इनर सरफेस होगा। और a bubble inside liquid, delta P is equal to 2s by r। समझना? So अगर हम लोग को वाटर ड्रॉप बोलेंगे या बोलेंगे कि बबल इनसाइड लिक्विड, तब हम लोग 2s by r यूज करेंगे, और अगर नॉर्मल सोप बबल बोलेंगे तब हम लोग 4s by r यूज करेंगे। बबल पानी के अंदर क्यों? अगर पानी लिक्विड के अंदर अगर गैस आ जाए, तब लिक्विड के अंदर अगर गैस आ जाए, वो कहीं कोई भी सोर्स से आए, तभी बबल बनता है। फूटता क्यों नहीं है सर? फूटता क्यों नहीं है?
फूट के कहाँ जाएगा पानी में? अरे फूट के और भी चार पांच तो बबल बन जाएगा ना। एक बड़ा वाला बबल फोड़ोगी पानी के अंदर तो वो तो गैस को के कहीं जा नहीं सकता है, तो उसको भी थोड़ा छोटा बबल बनाएगा, वो फिर स्प्रेड कर जाएगा। जो पानी का सरफेस रहेगा हाँ तब फूटेगा, तब वो एयर ऊपर जाने ही ना दे। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने के लिए बबल का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी का सेम होना पड़ेगा, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, वो तो एम्प्टी है, इसका डेंसिटी तो कम ही रहेगा। हाँ हो सकता है ग्रेविटी फ्री स्पेस में से। अगर ग्रेविटी ना रहे तब कोई बॉइंट फोर्स नहीं एक्ट करेगा, तो बॉइंट फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो बबल जहां पर फॉर्म होगा वहीं पर रह जाएगा, इसके अंदर ही रह जाएगा। समझा? এটা সিনেমা ছিল না, ওই সিনেমাটা দেখাচ্ছিল হ্যাঁ প্যাসেঞ্জার কি আমি বলেছিলাম তোমাদের? বলিনি? আচ্ছা প্যাসেঞ্জার ইজ আ নাইস মুভি। হ্যাঁ হ্যাঁ কেন দেবো না, সাই-ফাই মুভিজ আর মোস্টলি আরে আমি প্রচুর সিনেমা দেখি, ঠিক আছে, অবভিয়াসলি সাই-ফাই মোস্টলি, তো তার ড্রামা গুলো খুব একটা পছন্দ হয় না আমার, ওটা টাইম ওয়েস্ট হয়। হ্যাঁ দেখো না, অ্যাভেঞ্জার সব দেখেছি আমি, मार्वल स्टूडियो है এই ফ্যান্ডে একটু চালাচ্ছি আর বড় লাগছে তো চালাচ্ছি, तो ये काम कर दिया দুয়ে চালাচ্ছি। প্যাসেঞ্জার্স মুভি ইজ আ নাইস মুভি। ওখানে দেখাচ্ছে যে দে আর মানে obviously the planet Earth is gradually getting inhabitable and they are sending a troop to another planet, and obviously the planets are very large distance away, so a normal human life won't survive, obviously वो जाते जाते हाँ कुछ हजारों साल लग जाएगा। So they have made a big spaceship और centrifuge gravity बनाया है उसके अंदर, ठीक है। इलिसियम में भी कुछ ऐसा ही एक टाइप का सिचुएशन दे हैव क्रिएटेड। सो दे हैव क्रिएटेड अ सेंट्रीफ्यूज ग्रेविटी। सेंट्रीफ्यूज ग्रेविटी मतलब कोई भी चीज घूमता है तो हम लोग सेंट्रीफ्यूज फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ना अपवर्ड, तो वो सेंट्रीफ्यूज के हेल्प लेके उन लोग वो स्पेसशिप के अंदर एक ग्रेविटी बनाया है, तो वो स्पेसशिप सीधा जा रहा है और उसके साथ घूम रहा है भी खुद से, तो घूमने से क्या हो रहा है, इट इज क्रिएटिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसके अंदर अगर कोई रहेगा सो इट विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड्स एंड दैट विल बिहेव लाइक एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ठीक है, इसलिए वो चल पाएगा, नहीं तो स्पेसशिप के अंदर तो ग्रेविटी नहीं रहेगा ना, उठते उठते जाएगा लोग, राइट। सो ऐसा एक सेंट्रीफ्यूज करके छोड़ा है और उसके अंदर सब लोगों को क्रायोस्लिप में डाल दिया है, ठीक है, सब लोगों को क्रायोस्लिप में डाल के छोड़ दिया है, और जब वो जाके वहां पर पहुंचेगा, डेस्टिनेशन में पहुंचेगा, तब सब लोग जाग जाएंगे। सो क्रायोस्लिप में क्या होता है, कोई मरता नहीं है, ठीक है, हाँ थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज योर सेल्स विल गो ऑन वर्किंग एंड दे विल स्टार्ट डिकेइंग, ठीक है। ओनली पॉसिबल इफ यू कैन माने क्रिएट अ क्रायोस्लिप। ऑब्वियसली क्रायो बोला जाता है क्यों, क्योंकि बिलो सब जीरो टेम्परेचर में उसको रखा जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां से उसको फिर रीगेन भी करवाना पड़ेगा ना, तो मतलब थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली आई डोंट नो हाउ मच इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल होता तो लोग अभी तक भेज दिए होते बाहर। हाँ 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 एग्जैक्टली। सो ड्यू टू सम एक्सीडेंटल प्रॉब्लम कोई एक पैसेंजर उसमें वो हो जाता है, जाग जाता है, ठीक है, तो वो सोचता है हम अकेला ही क्यों जाएंगे, दूसरा और एक जन को जगा देता है। हाँ अकेला तो बोर हो जाएगा ना, अकेला बोर हो जाएगा, हाँ बोले अकेला बोर हो जाएगा तो दूसरा जन को जगा दिया, ठीक है। अब दोनों जन है वहां पर, एक जगह में एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिखा रहा है कि एक जन स्विमिंग करने पानी में गया है और उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है, तो एक स्विमिंग एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है, तो वहां पर स्विमिंग करने अंदर गया है और सडनली द सेंट्रीफ्यूज सिस्टम malfunctioned and the gravity stopped। तो वो पानी के अंदर ही है, बाहर नहीं निकल पा रही है। फिर जब वो नॉर्मल फंक्शनिंग करना शुरू किया तब झट से पूरा ग्रेविटी आया, फिर वो निकल पाएगा। एंड हाँ थोड़ा देर तक हम लोग अपना ब्रेथ 2 मिनट्स तक होल्ड करके रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब ऑब्वियसली नॉट एवरीवन,
but if you practice a lot, you can hold your breath for 2 minutes. साइंस के About बाद 2 minutes. 16 मिनट 36 सेकंड लास्ट टाइम कितना? 16 मिनट 36 सेकंड 16 मिनट 36 सेकंड तक चुप रह सकते लास्ट हो। अच्छा अच्छा। So 16 minutes is a long time. तो इसीलिए बहुत लोग पानी पी के पानी मतलब डूब जाने के बाद भी उठाने से बच जाते हैं। Anyhow, forget about that. Forget about that. हम लोग डिस्कस कर लिए ये चीज क्या है, ठीक है? और okay, this is all done. Next, we are going for capillary tubes. अच्छा, before we do capillary tubes, हम लोग को एक चीज सीखना पड़ेगा, angle of contact. ठीक है? What is angle of contact? कभी ग्लास में या बॉटल में जब तुम लोग पानी लेते हो, कभी ये देखा है पानी का सरफेस जो होता है वो ऐसे परफेक्टली वॉल के साथ परपेंडिकुलरली नहीं रहता है। क्या होता है? एकदम सरफेस के पास आने से वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है। Have you seen this? ऑब्जर्व किया है कभी? ग्लास में या बॉटल में पानी रखने से उसका सरफेस ऐसे सीधा तो रहता है फ्लैट, लेकिन एज में जाके थोड़ा सा बेंड हो जाता है। क्या एनी ट्रांसपेरेंट वाटर कब दिखेगा? अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंट है, आधा हाँ देखो यहाँ पर भी देख सकते हो। सो व्हेन यू सी द एज जहाँ पर बॉटल के साथ कांटेक्ट में है वहाँ पर परफेक्टली फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ठीक है? व्हाई डज दिस हैपन? Because of two forces called cohesive and adhesive forces. मतलब this is why टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन क्या है केमिस्ट्री लैब में? हां सर हाँ उसमें बढ़िया दिखता है, उसमें परफेक्टली फ्लैट नहीं होता है, ऐसे होता है। हाँ we call it meniscus, उसको हम लोग meniscus बोलते हैं, we call it meniscus बोलते हैं। So why does the meniscus form? Meniscus form क्यों होता है? Write this down. There are two types of intermolecular forces. There are two types of intermolecular forces. Cohesive force and adhesive force. Cohesive force and adhesive force. ठीक है? Cohesive force क्या होता है? थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना cohesive force का। Cohesive force is the force of attraction between similar molecules. ठीक है? Between similar molecules. और adhesive force is between different molecules. Force of attraction, दोनों ही force of attraction, हाँ, दोनों ही intermolecular force of attraction। एक similar molecules के बीच में होता है इसको cohesive बोलते हैं, और dissimilar molecules के बीच में होता है adhesive बोलते हैं। हाँ, exactly. It is because it joins two different surfaces. जो different surface के join पर बोले हम लोग उसको adhesive बोले। Anything you use that you use to join two surfaces, देखना उसमें लिखा हुआ होता है adhesive, ठीक है? Adhesive का मतलब ही है it creates adhesive force, alright? Cohesion, adhesion भी बोला जाता है इसे, force of cohesion, force of adhesion भी बोला जाता है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लेते हैं जो एकदम सरफेस का पास है। इसके ऊपर ये जो लिक्विड है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है टुवर्ड्स द बल्ब, दैट इज व्हाट फोर्स। और ये ग्लास सरफेस जो है वो भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज व्हाट फोर्स। लिक्विड्स के क्या होता है, ये जो एडहेसिव फोर्स है ना, ये सॉरी वाटर के लिए, सॉरी माय मिस्टेक, वाटर के लिए ये जो एडहेसिव फोर्स होता है ना ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, मच स्ट्रॉन्गर देन द क्या फोर्स, कोहेसिव फोर्स। तो ये दो फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है लिक्विड उस डायरेक्शन में जाने का कोशिश करता है। सो इसलिए इन दोनों का जब रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, इसका और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम बना के ना। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, डायगोनल का डायरेक्शन में होता है,
and that is why the surface try to be perpendicular to this resultant force. जैसे normally water अगर हम लोग ग्लास में लेते हैं तो उसका सरफेस हॉरिजॉन्टल होता है ना, क्यों? ऐसे भी हो सकता था ना, ऐसे पानी लिए हम लोग ग्लास में ऐसे हो गया, और ऐसे हो सकता है, क्यों? सर ये एक साइड से ऊंचा, एक साइड से नीचे, कैसे भी ग्लास का बॉटम कैसे भी हो, उसका वाटर सरफेस ऑलवेज हॉरिजॉन्टली होता है। ऐसे क्यों नहीं होता है? हाँ, तो ये ऐसे की ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, वाटर का सरफेस जो है वो तो हॉरिजॉन्टल है ना, तुम तो इसको टेढ़ा किया। सर ये एक मोबाइल मेरे कार दिख गया। अच्छा सुनो, এনারা মানে এত এই ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুক করে আমার অবস্থা হয়েছে, সবাই শুধু ভিউ করছে, মানে কোনটা ভিউতে দেখছে সেটা দেখছে। कुछ नहीं, सुनो, ग्रेविटी होता है रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द रीजन व्हाई ये परफेक्टली फ्लैट है, व्हाई? बिकॉज़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर एक कार ऐसे टर्न कर रहा है ना, वो कार के अंदर तुम एक पानी का बोतल ऐसे होल्ड करोगे ना, देखोगे कि पानी जो है वो थोड़ा स्लांट हो जाएगा, मतलब ऐसे स्लांट हो जाएगा। कार जिधर टर्न करेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी ऐसे हो जाएगा, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा लेफ्ट में हिल जाएगा, इसलिए सरफेस भी ऐसा। कौन सा ग्लास में रखने से रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट करता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो इसीलिए उससे परपेंडिकुलर रहने का कोशिश करता है। जब कार में जब हम लोग जाते हैं टेकिंग अ टर्न, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो रहेगा वो थोड़ा सा एंगल में रहेगा, तो इसलिए वो एंगल से वो परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? हम लोग ये भी पढ़े हैं ना, अगर मान लो ये एक ऑयल टैंकर है, ठीक है, और ये ऑयल टैंकर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ऑयल टैंकर, टैंक जितना ऑयल नहीं जाए एक जगह से कनेक्ट कर, अगर इसमें आधा ऑयल रहता है इतना, ठीक है, एंड द टैंकर एक्सेलरेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा मालूम है? ये पीछे आ जाएगा, मतलब ये लेवल हॉरिजॉन्टल नहीं होके ऐसे हो जाएगा जब तक वो एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेशन बंद कर देगा तो फिर से वो अपना लेवल पे आ जाएगा, सीधा रहेगा। इट्स बिकॉज द लिक्विड फ्लूइड लेवल ऑलवेज ट्राई टू बी create its surface perpendicular to the resultant force। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है और स्यूडो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? पीछे वाला डायरेक्शन में, बिकॉज़ इट एक्सेलरेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स रहता है उसका वो फोर्स से ये परपेंडिकुलर रहने का कोशिश करेगा, तब तक ऐसा रहेगा। हाँ, जैसे ही ब्रेक देगा वैसे ही वो लिक्विड सामने चला जाएगा। इट इज वेरी डेंजरस to carry a half filled tank। जिन लोग ऑयल टैंकर कैरी करते हैं ना, वो कभी भी हाफ फिल्ड ऑयल टैंकर कैरी नहीं करते हैं, वो ऑलवेज पूरा फिल करके दो वो लेके जाएगा, लेकिन एम्प्टी करना है तो पूरा एम्प्टी करना है, ऐसा नहीं कर सकते कि आधा एम्प्टी किया और आधा छोड़ दिया। क्यों? हाँ, जैसे मान लो बहुत स्पीड से जा रहा है टैंकर और वो ब्रेक लगाएगा ना, ये पूरा लिक्विड जो है वो पीछे से पूरा सामने में धक्का के उसको धक्का मारेगा, and it will experience a huge force in the forward direction। Accidents होने का chances बहुत ज़्यादा रहेगा। Again, when taking a turn, मतलब मान लो कहीं पर घूम रहा है ना, तो उलट जाएगा। हाँ, वो एक साइड पूरा लिक्विड एक साइड में आ जाएगा और उसको पूरा एकदम उल्टा देगा। तो इसीलिए हाफ टैंकर वो कभी कोई ये मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन एक बार एक जगह में बहुत झमेला हो रहा है, ठीक है, तो उधर जगह हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, ऑयल रिफिल करने के लिए पेट्रोल पंप के अंदर घुसे, लेकिन बहुत झमेला हो रहा है, तो पूछा, मैंने ऑब्वियसली पूछ लिया कि क्या हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि हम लोग का इसमें बेसमेंट में ऑलरेडी ऑयल है, टैंकर आ चुका है, तो अभी वो बोल रहा है वो अनलोड करेगा, तो हम तो ले नहीं सकते हैं, आधा ले सकते हैं, वो बोल रहा है आधा भी नहीं लेगा, पूरा लेके चला जाएगा। मुझे अलग अच्छी बात है, और जब अपन एनालाइज करना तो हमें इसके वाला इट इज वेरी रिस्की टू ड्राइव विद अ हाफ फिल्ड टैंक।
आज ही उठाने को हाई स्पीड में जाएगा गाड़ी तो डेंजरस। नहीं अच्छा, सो नाउ यू नो व्हाई अ मेनिस्कस इज फॉर्म। क्या होता है, ये एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के कारण ही मेनिस्कस फॉर्म होता है। ये मेनिस्कस दो टाइप का होता है, कनकेव मेनिस्कस एंड कन्वेक्स मेनिस्कस। ऐसा जो होता है, दिस इज, ये वाटर के लिए होता है, दिस इज कॉल्ड कनकेव मेनिस्कस। क्या मेनिस्कस? कनकेव, बिकॉज़ ऐसा बनता है, लिक्विड नीचे रहता है, कनकेव मेनिस्कस। कब फॉर्म होता है कनकेव मेनिस्कस? जब एडहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द कोहेसिव फोर्स। ठीक है, राइट दिस डाउन। The surface of liquid, the surface of liquid in contact with the surface of container, in contact with the surface of container, generally makes a small angle, generally makes a small angle instead of perfectly flat. Small angle instead of perfectly flat. This curved surface of liquid, in narrow tubes, this curved surface of liquid in narrow tubes is called meniscus. ठीक है? Then right. If the new para, if the adhesive force is stronger than the cohesive force, if the adhesive force is stronger than the cohesive force, then the liquid try to stick to the walls of the container. And forms a concave meniscus. Tries to stick to the surface of the container and forms a what meniscus? Concave meniscus. जो यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पर towards the bulk force छोटा होता है और outward force बड़ा होता है. So if you find out the resultant, it is directed outwards. Resultant इधर directed होता है, तो ये surface से ये जो perpendicular force है, उससे ये surface perpendicular होने चाहिए. इसीलिए the surface moves towards the walls of the container. ठीक है? This is why water weights the surface of container. मतलब surface of container में वो stick करके रहता है. लेकिन mercury सेम काम नहीं करता है. अगर आप mercury ट्यूब में लेते हैं ना, कभी बैरोमीटर देखा है फिजिक्स लैबोरेटरी में? देखना, एक ग्लास ट्यूब रहेगा, उसके अंदर mercury रहेगा, ठीक है? वो mercury का जो surface होता है ना, वो ऐसे होता है, ऐसे bulging होता है. ये पूरा mercury होता है. ये वाला क्या है? You know the reason? এটাতে adhesive force টা কম হয় আর cohesive force টা stronger হয়, right? So cohesive force টা stronger হলে কি হবে? It will try to pull the molecules towards the bulk. तो bulk की तरफ pull करेगा तो वो stick नहीं करेगा. It will try to go away from the walls of the container. इसलिए बीच में heap बना देगा. Do you understand? Is that clear? So that's why it forms a convex meniscus. Write this down. If the cohesive force if the cohesive force is stronger than the adhesive force, then adhesive force, then the liquid
tries to go away from the surface, solid surface. Liquid tries to go away from the solid surface towards the bulk. Away from the solid surface towards the bulk. Thereby forming a convex meniscus. Convex meniscus. Convex meniscus. तो यहाँ पर क्या होता है? Towards the center force, यहाँ पर towards the bulk force ज्यादा होता है और adhesive force छोटा होता है. ठीक है? So when you find out the resultant, it will be directed towards the bulk, and that's why वो convex meniscus बनाता है. कुछ लिक्विड है ना जहाँ पर ये तो फोर्स नियरली बैलेंस चल रहा है, वहाँ पर परफेक्टली वो फ्लैट सरफेस बना सकते हैं. प्योर लिक्विड सरफेस जहाँ पर परफेक्टली फ्लैट सरफेस बना. ठीक है? अच्छा, इट हो जाएगा सर. अच्छा, तो टेल मी द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये क्या सरफेस ऑफ सॉलिड से एकदम 90 डिग्री में रहता है? ऑलवेज रहना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है. जब यहाँ पर ऐसे बेंड कर रहा है या ऐसे बेंड कर रहा है, ऑब्वियसली इट्स मेकिंग अ सर्टेन एंगल विद द सरफेस. उसी को ही हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं. ठीक है? सो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? देखो थोड़ा डायग्राम में समझते हैं. कनकेव मेनिस्कस होगा तो वहां पर ये जो सरफेस है ना, यहां से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट टू द कर्व सरफेस. वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट. समझना एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? और यहां पर अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे तो कौन सा एंगल होगा? लिक्विड में नहीं, लिक्विड में ऑलवेज. तो देखो ये एक्यूट एंगल बनाता है और ये ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है? राइट दिस डाउन. एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? The angle made by the tangent, the angle made by the tangent, made by the tangent drawn to the surface, drawn to the surface of liquid, drawn to the surface of liquid with respect to the walls of the container, walls of the container measured inside the liquid, container measured inside the liquid, inside the liquid is called the angle of contact, is called the angle of contact, is called the angle of contact. ठीक है? Right? For concave meniscus, the angle of contact is acute. For concave meniscus, the angle of contact is acute. Angle of contact is acute. Acute, but for convex meniscus, the angle of contact is obtuse. Angle of contact is obtuse. Right? Convex में ये जो कर्व है, इससे टेंजेंट ड्रॉ किया हम लोग. ऐसे क्यों बना? देखो ये सरफेस है. अगर हम लोग यहाँ पर एक लिक्विड में फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है और एडहेसिव फोर्स जो वॉल की तरफ है वो छोटा सा है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालने चाहेंगे पैरेललोग्राम बना के तो ऐसे इनवर्स आएगा. सो ये फोर्स से इसका सरफेस परपेंडिकुलर होने का है. दैट्स व्हाई इट कम्स अप. राइट. अब ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट. ओके? देखो ये सेम चीज अगर एक लिक्विड ड्रॉप सरफेस ऑफ वाटर, लिक्विड ड्रॉप अगर कोई सरफेस के ऊपर गिरता है ना, तब भी हम लोग ये एंगल ऑफ कांटेक्ट वहां पर मेजर कर सकते हैं. जैसे अगर एक मर्क्यूरी ड्रॉप तुम एक ग्लास के ऊपर छोड़ोगी ना तो देखोगी मर्क्यूरी ड्रॉप ऐसा शेप बना कर रखता है. मतलब
वो स्प्रेड नहीं होता है, राइट। मर्क्यूरी ड्रॉप स्प्रेड नहीं करता है, ठीक है। सो अगर हम लोग ये सरफेस जहां पर इसके साथ कांटेक्ट में है यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये वाले को हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग वाटर ड्रॉप छोड़ देंगे ग्लास के ऊपर ना तो वो ऐसे ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएगा, ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएगा। वही सेम रीजन, यहाँ पर कोएसिव फोर्स ज्यादा है, यहाँ पर एब्रेसिव फोर्स ज्यादा है, तो एब्रेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो वो ग्लास के साथ चिपक जाने का कोशिश करेगा, इसलिए वो स्प्रेड हो जाएगा ग्लास के पास। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर लाइन बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे इसके सरफेस में तो ये छोटा सा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल। इज दैट क्लियर? हो रहा है सर? सो इज दिस क्लियर? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है साइमन? उसका शॉर्ट फिनिश। हाँ क्या है? तो उसका एक ग्राफ है सर, बता रहे थे आएंगे भी ले एग्जाम का 17 से स्टार्ट है। 17 से स्टार्ट। और उसमें क्या क्या आ रहा है सिलेबस में? डायनामिक्स पूरा बस चालू मेरा सीरियस मेरा केमिस्ट्री का फर्स्ट सिक्स चैप्टर चलो हालत देखो कितना लिखा है चालू में भी खत्म हो गया। मेरा स्कूल अच्छा लिसन लेट्स कम बैक। हम लोगों को बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है तो थोड़ा ध्यान लगाते हैं। डिटरमाइनिंग कैपिलरी राइज, स्पेलिंग क्या है? डबल पी एंड सर डबल पी और कैपिलरी राइज। व्हाट इज कैपिलरी राइज? जो एकदम पहले बोले थे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं फिर छोड़ देते हैं तो वो लिक्विड जो होता है एकदम सरफेस ऑफ लिक्विड का नहीं पहुंचता, उसके ऊपर थोड़ा सा बच जाते हैं, ठीक है। सो ये कंटेनर में मान लो लिक्विड है और इसके अंदर अगर हम लोग थिन ट्यूब डाल देते हैं ऐसे थिन तो उसमें देखेंगे अंदर जो लिक्विड है ना वो यहाँ तक नहीं रहेगा, वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा ऐसे, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर तक लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं। दिस इज यू सी मैग्नीफाइंग एरो, छोटा से मोटा, छोटा था फिर मोटा, तो वो छोटा से मोटा करके देखते हैं हम लोग। क्यों मैग्नीफाई करके देख रहे हैं? क्योंकि बड़ा ट्यूब लेंगे तो उसमें कैपिलरी राइज, इसीलिए कैपिलरी राइज बोला गया। कैपिलरी ट्यूब में ही होता, बड़ा ट्यूब में नहीं होता। तो इसमें सरफेस ऑफ लिक्विड कैसा होना चाहिए? ऐसे ऐसे गोल, हाँ ऐसे गोल रहेगा, राइट? यू नो मेनिस्कस फॉर्म होगा। अब क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान से सुनो, बाहर जो लिक्विड है वो ये लेवल तक, इसका बाहर जो लिक्विड है वो ये लेवल तक, अंदर भी लिक्विड वही लेवल तक होना चाहिए। लेकिन ये जो ग्लास सरफेस है ना और एब्रेसिव फोर्स है ना, इसके कारण क्या होता है ग्लास सरफेस क्या करता है? पुल करता है ये लिक्विड को। दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ऑलराइट। यही चीज अगर तुम मर्क्यूरी में देखोगे ना, अगर हम यहाँ पर लोग वाटर नहीं लेके मर्क्यूरी लेते तब दिखने में कैसा होता है? डिप्रेशन हो जाता है ऐसे। यहाँ पर राइस हुआ, वहां पर क्या होगा? वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला मर्क्यूरी इसको जोर से पुल करेगा, कोएसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है, एब्रेसिव फोर्स कम है, तो वो स्टिक करने का कोशिश नहीं करेगा, इसलिए वहां पर डिप्रेशन इन सरफेस हो जाएगा। यहाँ पर राइजिंग सरफेस होगा, वहां पर फॉलिंग सरफेस होगा। इज दैट क्लियर? इसको हटा देते हैं, ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों डायग्राम एक ही जगह में। वाटर ऐसे राइज भी हो रहा है कैपिलरी ट्यूब और फिर नीचे भी जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा लिसन, अब क्वेश्चन ये है कि ये कितना हाइट तक चढ़ेगा? व्हाट विल बी दिस हाइट? इसलिए कैपिलरी राइज मतलब कैपिलरी में लिक्विड कितना हाइट तक चढ़ेगा वो हम लोग को निकालना,
ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं? बहुत सिंपल सा बात है। इसका सरफेस अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सर्कुलर सरफेस बनाएगा ना, जो कांटेक्ट में है ग्लास के साथ, सर्कमफरेंशियल, राइट? सो ये पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट करता है। ऑब्वियसली ये टेंजेंट लिक्विड में जो एंगल बनाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल और ये एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यस और नो? तो ये जो फोर्स है सरफेस टेंशन का, इसका एक कंपोनेंट रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में F cos थीटा और एक कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F sin थीटा, जो इसका वर्टिकली ऑपोजिट वाला कंपोनेंट को बैलेंस आउट करेगा। तो इसलिए हम लोग उसको यहां पर पिक्चर में नहीं डाल रहे हैं। वी आर बॉदर्ड अबाउट F cos थीटा। ये F cos थीटा सब जगह में काम करेगा, हां या ना? It will act through all the circumferential points that will pull the liquid in the upward direction. लेकिन कब तक? ऐसे इंफिनिटी तक चढ़ता जाएगा, क्या होगा? नीचे कौन फोर्स लगाएगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी will pull this liquid back. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर ये फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाएगा, वहीं तक वो लिक्विड चलेगा, उसके ऊपर वो लिक्विड नहीं चलेगा। ठीक है? सो ये फोर्स है F cos थीटा ना, और ये F क्या होता है याद है? हम लोग निकाले थे S/F upwards force due to surface tension। upwards force due to surface tension कितना है जल्दी से बताओ? कैसे निकालते हैं? F equal to S into L, right? So ये F cos थीटा है ना, equal to S into L क्या लेंगे? L क्या लेंगे? हाँ 2 pi r circumferential length, area है circumferential length 2 pi r into cos थीटा। ये सरफेस टेंशन का फोर्स है, समझ में आ रहा है? और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? डाउनवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका वैल्यू कितना होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा जल्दी से बताओ? mg। अरे वाह, भूल गया, mg होता है ना। अच्छा एक चीज मुझे थोड़ा समझ के बताना, अगर ये कैपिलरी राइज h हाइट तक हुआ, हम लोग जब भी हाइट मेजर करते हैं ना, लोअर मेनिस्कस तक मेजर करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पानी थोड़ा कम होता है, लिक्विड कम होता है, इसलिए लोअर मेनिस्कस तक मेजर करते हैं। तो ये mg को थोड़ा ध्यान से सुनना, mg को क्या हम लोग पाई r स्क्वायर h रो g बोल सकते हैं? क्यों? ये mg किसका मास है? ये वाला पोर्शन में जो वाटर फंसा हुआ है, राइट? जो वाटर राइज कर रहा है, isn't it a cylinder basically, जिसका रेडियस r है और हाइट, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है सिलेंडर का? पाई r स्क्वायर, याद है? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h होता है, वॉल्यूम के साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? सो mg। हाँ यार, बुझाया बेटा? तो at the height these two forces should balance। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? पाई r स्क्वायर h रो g is equal to 2 pi r s cos थीटा। पाई पाई कैंसिल्स, एक r कैंसिल हो जाएगा, so h 2s cos थीटा बोल रहे एक सेकंड, 2s cos थीटा बाय क्या होगा? एक r कैंसिल हो जाएगा ना, r रो, this is the height up to which it will rise। हाँ बोलो क्या? 2 pi r cos थीटा। हाँ f को हम लोग s into l लिखते हैं ना, तो f की जगह में s into 2 pi r। F फोर्स होता है, हम लोग क्या पढ़े? सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट
तो फोर्स क्या होगा S into L ना, ये L क्या है, it is the length of the boundary which is in contact with the solid surface, so that is the circumference of the circle, तो इसलिए L की जगह में क्या डाले cos थीटा, तो पहले से ही था ना F cos थीटा, क्योंकि सिर्फ F cos थीटा वाला कंपोनेंट ही उसको बैलेंस कर रहा है, पूरा फोर्स को बैलेंस नहीं कर रहा, समझ में आया? Is that clear? मेनिस्कस करेक्शन, क्या मेनिस्कस करेक्शन? देखो ये मेनिस्कस में थोड़ा सा पानी तो हम छोड़ दिए ना, उसको तो नहीं लिए, लेकिन उसका भी तो वेट होगा ना ऑब्वियसली, राइट? मेनिस्कस करेक्शन तभी किया जाता है जब हम लोगों को एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया होगा. We can consider the angle of contact to be कितना 0. मतलब ये परफेक्ट हेमिस्फीयर है, it will be a perfect हेमिस्फीयर. अगर ये परफेक्ट हेमिस्फीयर है तो यहाँ पर तो एकदम टेंजेंशियली टच कर रहा है ना, तो मतलब ये जो फोर्स रहेगा ये वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, थीटा विल बी 0 डिग्री. तब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन में जो लिक्विड अंदर बच गया था ना, जो लिए नहीं थे हम लोग यहाँ पर, वो हम लोग को लेना पड़ता है. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिस्कस करेक्शन. वो मेनिस्कस में फॉर्म होता है, इसलिए मेनिस्कस करेक्शन. तो मेनिस्कस करेक्शन करेंगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं. यहाँ पर देखो mg था, तो ये फोर्स ये F cos थीटा नहीं रहेगा, सिर्फ F रहेगा, which is S into 2 pi r. और ये जो mg था ये पाई r स्क्वायर h प्लस, अच्छा सिर्फ ये वाला लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ये वाला मेनिस्कस में फंसा हुआ है, इससे क्या माइनस करेंगे, सिलेंडर ये छोटा सा, सिर्फ ये पोर्शन सिलिंड्रिकल रीजन जो है माइनस हेमिस्फीयर वॉल्यूम है. तो चले एक छोटा सिलेंडर है, हाइट का कौन नहीं, हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर है ना, तो उसका रेडियस भी हाइट भी r होगा. तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई r स्क्वायर r, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम राइट. सो इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिलेगा, पाई r क्यूब माइनस 2/3 पाई r क्यूब, दैट इज 1/3, so this will be plus 1/3 pi r. This rho, is that clear? এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ না না, তাহলে এইটাকে ব্যালেন্স করে, so therefore pi r square h plus 1/3 pi r cube rho g is equal to s into, यहां से हम लोग h निकालते हैं, ठीक है. दिस कॉल्ड मेनिस्कस करेक्शन. तभी हम लोग करेंगे कब, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है. और मेनिस्कस करेक्शन करने के लिए तुम लोगों को बोला हुआ होगा तो करना, अदरवाइज यू कैन सिंपली लीव इट. और यहाँ यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, टेकिंग द थीटा एज 0, cos 0 विल बी 1, ठीक है. अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ना मेंशन किया हुआ, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर मेंशन नहीं किया हुआ. इज दैट क्लियर? Then we all about surface tension. अब हम लोग so एक छोटा सा चीज हम लोग डिस्कस नहीं किए, that is surface energy. क्यों? जहां पर भी फोर्स होगा वहां पर एनर्जी एसोसिएटेड थोड़ा रहेगा. जैसे हम लोग जो बोले कि अगर हम लोग बलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं तो उसका साइज बढ़ता है ना, तो जैसे हम उसको छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है, छोटा साइज छोटा हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर होकर रहता है. Since surface tension is also acting like a stretched rubber sheet, that's why it also has some stored energy. उसमें भी थोड़ा सा stored energy रहता है. तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत सिंपल सा बात है. अगर इसको समझने का कोशिश करेंगे तो मान लो
ऐसा एक हम लोग लूप बनाए हैं, ठीक है। कैसे? एक यू शेप वायर है, उसके ऊपर और एक वायर को सिंपली प्लेस किया, ठीक है। अब ये पूरा चीज को हम लोग किसके अंदर, एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डुबो देना। डुबो के अगर बाहर निकालेंगे तो ये रीजन में एक छोटा सा सोप फिल्म बना होगा, बिकॉज इट इज बाउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये स्लाइडर अगर बहुत थिन और लाइट होगा ना, तो तुम देखोगे दिस स्लाइडर विल गेट पुल्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, मतलब इधर स्लाइड करके आने का कोशिश करेगा। फिर से बता रहे, एक यू शेप वायर है, एक वायर को ऐसे यू शेप में डिफाइन किया हुआ है, और एक वायर को सिर्फ उसके ऊपर ऐसे रखा गया है, और ये पूरा चीज को लेके हम लोग सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबो के उसको उठाए। तो क्या होगा, जो बाउंडेड सरफेस है वहां पर एक सोप फिल्म बन जाएगा। यही होता है, सोप फिल्म बन जाता है। अगर हम लोग सोप सॉल्यूशन में हाथ डाल के भी उठाते हैं, हम लोग का फिंगर्स के बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा फिल्म बन जाता है, राइट, वो टूट जाता है साथ साथ। लेकिन अगर ऐसा एक फिंगर लगा के ऐसा क्लोज बना लिए, फिर पानी के अंदर डुबा के, मतलब सोप फिल्म के अंदर डुबा के ऐसे उठाएंगे सोप सॉल्यूशन के बाद, तो यू विल सी अ बबल विल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर भी वैसा एक बबल बनेगा। अगर ये जो वायर है ना, ये बहुत लाइट होगा, तो यू विल सी दिस वायर विल बी पुल्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और ये सोप फिल्म का साइज जो है वो खुद ब खुद क्या होगा, छोटा होने का कोशिश करेगा। व्हाई? बिकॉज़ द सरफेस इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, छोटा होने का कोशिश करेगा, राइट। सो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर ये लेंथ L है, तो ये फोर्स कितना है, F is equal to S into L। अगर वो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करता है, मान लो x, राइट, तो उसमें वो ऑब्वियसली सम अमाउंट ऑफ वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा, F into that is equal to SL into x, राइट। तो ये जो एरिया हुआ, ये एरिया कितना हुआ, इसका ब्रेथ x है, लेंथ L है, L into x है ना, तो ये L into x को हम लोग एरिया बोल सकते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, ये डेल्टा A, क्यों, चेंज इन एरिया, पहले जितना एरिया था वो चेंज किया, उतना चेंज किया, राइट। सो क्या हम लोग S को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन बाय डेल्टा A, वर्क डन पर यूनिट एरिया। जैसे फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, या फोर्स पर यूनिट लेंथ बोल रहे थे, वैसे ही सरफेस टेंशन को हम लोग वर्क पर यूनिट एरिया ही बोल सकते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई सरफेस टेंशन का और एक नाम है सरफेस एनर्जी। सरफेस energy. Why? Because this work done creates some energy change. Exactly. जो हम लोग सोप बबल का फोर्स से एनालाइज किया ना, वही चीज हम लोग एनर्जी से भी कर सकते हैं। You get the same answer. Final answer will be same, लेकिन एनर्जी कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं कि एक सोप बबल को ब्लो करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी डिवाइडेड बाय द इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू द सरफेस टेंशन। Is that clear? सरफेस एनर्जी क्या होता है समझ में आया? इज बेसिकली सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को अगर हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव्स अस व्हाट, सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी। इज दिस क्लियर? सरफेस एनर्जी क्या होता है? ओके, दैट्स गुड।